अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त 21/12/2021 की एक रिटायर्ड जनरल की, एक साबिक कोर कमांडर की, जनरल तारिक खान की एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से जो कल इमरान खान साहब के वकला पर एक सवाल उठाया गया कि क्या तमाम जो आर्मी के कमांडर हैं, जो जर्नैल हैं, वो मुहिब वतन नहीं हैं, उसका ऐसा जवाब है कि जो हमारी तारीख के माथे का झूमर है, और वो एक सवाल जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर तमाशा बना हुआ है और बार बार इमरान खान साहब पर अटैक किया जा रहा है, उसके कुछ ऐसे जवाबात हैं मेरे आज के इस व्लॉग के अंदर, जिसको जानने के बाद मैं फैसला आप पर छोड़ देता हूं कि मुहिब वतन कौन है, गद्दार कौन है, और इमरान खान साहब क्यों कह रहे थे, किन जर्नैल्स के लिए कह रहे थे कि मुहिब वतन आर्मी चीफ होना चाहिए, उसके पीछे क्या राज थे। एक एक चीज करके तारीख से मैंने इकट्ठी करके आपके सामने रखनी है, तो आपसे गुजारिश है कि मेरी ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, वो ये कहते हैं जनरल तारिक खान कि हमारी आर्मी के अंदर 4 डिवीजन्स थी, अब 3 बाकी रह गई हैं, एक जो है एक कोने के अंदर मर चुकी है। वो 3 डिवीजन्स कौन सी हैं और एक जो मर चुकी है वो कौन सी है, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहली डिवीजन है कि ओबलाइज्ड पीपल हैं, यानी पाबंद लोग हैं हमारी आर्मी के अंदर, एक कैटेगरी ये है। दूसरी ये है कि हमारी आर्मी के अंदर कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, जो समझौता कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी है करप्ट की, ये खुद आपकी आर्मी के अंदर के लोग, रिटायर्ड जनरल बता रहे हैं कि ये 3 कैटेगरीज आर्मी के अंदर मौजूद हैं। और एक चौथी कैटेगरी थी जो कायदे आजम की थी, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अपराइट थे, ईमानदार थे, हक की बात कहते थे और डेडिकेटेड पर्सन्स थे, वो एक कोने के अंदर मर चुकी है। नाज़रीन इकराम, अब वो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। तमाम तर मामले को समझने के लिए जनरल हमीद गुल खान का एक बयान है जो मेरे पास अभी मौजूद है। अब वो कह रहे थे कि मेरा नंबर 1 था और जो 6th नंबर वाले थे आसिफ नवाज साहब, उनको बना दिया गया और नंबर 1 वाले को छोड़ दिया गया। जब आप अपनी आर्मी के अंदर इस तरह की डिवीजन्स पैदा करेंगे, जब इस तरह के मसाइल होंगे, किसी का हक खाएंगे और 1st नंबर वाले को छोड़कर 6ठे नंबर वाले को बनाएंगे, तो आपके घर के लोग अब ये कह रहे हैं, ये मेरा बयान नहीं है, ये जनरल हमीद गुल खान साहब ऑन एयर टेलीविजन पर बैठकर कह रहे थे मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था और नंबर 1 वाले को छोड़कर नंबर 6 वाला बना दिया गया। और उसके अलावा उस नाज़रीन करम उन्होंने ये कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला नहीं है। जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि एक बात तय है, जनरल हमीद गुल साहब रिटायर्ड वो ये कह रहे हैं कि एक बात तय है कि यहां जो है अमेरिका की मंजूरी के बगैर हमारा आर्मी चीफ नहीं बनता। अब नाज़रीन कराम, ये तमाम चीजें वो खुद मतलब आर्मी के अंदर के लोग खोल रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि कोई मुहिब वतन होना चाहिए, उसके पीछे क्या राज था, वो किन लोगों के लिए कह रहे थे, ये जरा ये भी सुन लें। नाज़रीन कराम, जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल आवान साहब का जो मतलब मामला सामने आया है, जरा वो भी सुन लें कि क्या है। कोर कमांडर और DGMO जैसी हसास जिम्मेदारियों पर जो शख्स फायज था, वो जनाबे वाला दूसरे ममालिक के लिए भी पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी एजेंसी के लिए जासूसी भी करते रहे और मौजूदा आर्मी चीफ के दौर में ही उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौसूफ इस वक्त जेल के अंदर सजा भुगत रहे हैं। ये है सिचुएशन नाज़रीन कराम। ऐसे लोगों के बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे कि कोई मुहिब वतन होना चाहिए था। क्या ये मेरा मुअज़्ज़ज़ अदलिया से ये एक सवाल है, क्या ये लोग आर्मी के जर्नैल नहीं थे? ये जो जिनका कोर्ट, एक और शख्स थे जो यहां पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में एक और साहब भी थे जिन पर केस किया गया, वो फिर अमेरिका चले गए। फिर अमेरिका के अंदर बाई चांस ऐसा कानून पास होता है कि कोई भी शख्स जिसने करप्शन की हो अपने मुल्क के साथ, वो भाग कर अमेरिका के अंदर आए तो उसे सजा दी जाएगी, उसे कैद किया जाएगा। वहां पर अमेरिका के अंदर उसे पकड़ लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है और फिर आम लोगों के साथ हथकड़ी लगाकर जेल में रखा जाता है। फिर वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर कहा जाता है कि हाँ आप मतलब वो ये दरख्वास्त देता है अमेरिकन गवर्नमेंट को कि मुझे जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए ताकि मैं वहां जाकर अपने केस को डिफेंड कर सकूं। उसके बाद नाज़रीन कराम उसे पाकिस्तान मुंतकिल किया जाता है और यहां पर जब वो आते, मुशर्रफ साहब का दौर था और नाज़रीन कराम वहां पर नैब बन चुकी थी और नैब और FIA के लोगों ने उन्हें एयरपोर्ट पर जाकर ना सिर्फ उनकी हथकड़ी उतारी बल्कि उन्हें सल्यूट भी मारा। सल्यूट करने के बाद उसे एक घर में मुंतकिल किया जाता है, उस घर को सब जेल करार दिया जाता है। वहां पर जो है उन्हें तफ्तीश के लिए नैब के अंदर नहीं बुलाया जाता, बल्कि नैब के लोग इतलाआत ये हैं कि जूस और फ्रूट्स लेकर उनकी जो है तफ्तीश करने के लिए खुद उनके घर तशरीफ ले जाया करते थे।
یہ ہے یہاں کا انصاف، یہ ہیں وہ تمام چیزیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار چیخ رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اب ناظرین کرام میں آپ کو بھارتی وزیر دفاع کا ایک بیان سنانے لگا ہوں، ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو۔ یعنی ابھینندن کو رات کو 9 بجے کے پہلے رہا نہیں کر دیا گیا تو بھارت پاکستان کے اوپر آکرمن کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آرمی چیف کے مستک کے اوپر پسینہ ہو رہا تھا، بہت گھبرائے ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھارت کی نیشنل اسمبلی میں سویم ان کے فارن منسٹر نے کہا۔ اب ذرا دیکھیں یہ محترم ایاز صادق صاحب کے بیان پر جو انہوں نے اپنی منحوس زبان سے کچھ کلمات ادا کیے تھے اور کہا تھا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ آرمی چیف جب آئے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ماتھے پر پسینہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ابھینندن کو نہ چھوڑا گیا تو بھارت 9 بجے سے پہلے پاکستان پر حملہ کر دے گا اور تمام چیزیں جو ہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ یہ اس بیان پر جو ہے یہ بھارتی لوگ جشن منا رہے تھے۔ اب ناظرین کرام ذرا خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی سن لیں، کیونکہ یہ وہ تمام تر اشخاص ہیں جو اس وقت عمران خان صاحب کے بیان پر سب سے زیادہ پھدک رہے ہیں، جو سب سے زیادہ حب الوطنی کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اداروں کو کمزور کر رہا ہے۔ وہ اشخاص کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ فوج نے قوم کے جسم کی ہڈیوں سے گوشت اتار دیا ہے، وہ آج ہمیں جناب والا حب الوطنی کے درس دیتے پھر رہے ہیں۔ اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو خود کو علماء کے وارث قرار دیتے ہیں، جو خود اسرائیل اور دوسرے ممالک بیرونی ممالک کے جو ہے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، کل وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اسرائیل کے ٹکڑے پر پلنے والے جرنیلوں سن لو، اپنی حدود میں رہو، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کے ساتھ وہ حشر ہوگا جو امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اندر ہوا ہے، وہ اس سے بڑھ کر آپ کا حشر ہوگا۔ اب یہ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، بس خدا کی شان ہے کہ یعنی پاکستان کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، اداروں کو مضبوط کیسے کرنا ہے، فوجیوں کی عزت کیسے کرنی ہے، یہ وہی تمام لوگ ہیں۔ اب فرار اعظم نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے ہیں، ذرا یہ بھی سن لیں، جو اس ملک کی سب سے بڑی بربادی کا باعث ہیں۔ وہ شخص کل کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جنرل باجوہ صاحب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا گند آپ کا پھیلایا ہوا ہے، آپ اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں، آپ نے ملک اور قوم کو اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھایا ہے، ججوں سے زور زبردستی فیصلے لکھوائے ہیں۔ کل جو یہ کہہ رہا تھا ناظرین کرام، اور جنرل فیض کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنرل فیض یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آج وہ ہمیں اداروں اور فوج کی مضبوطی کا درس دے رہا ہے۔ خدا کی شان ہے، اسی فرار اعظم کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کل جو جنرل فیض کے بارے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو شخص اس قسم کی کاروائیوں کے اندر ملوث ہو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس قسم کے شخص کو کوئی اور عہدہ دینا، اور وہ بھی اتنا اہم یعنی آرمی چیف کا عہدہ، میں سمجھتی ہوں یہ قوم کے منہ پر اور قانون اور آئین کے منہ پر تماچا ہے۔ وہ بڑھیا آج عمران خان کے بیان پر مینڈک کی طرح پھدک رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ عمران خان فوج کے خلاف جو ہے تمام تر پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ وہ ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری جو کل جنرل فیض کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یعنی حاضر سروس جنرل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو کھڈے لائن ہے، اور دھمکیاں دے رہا تھا کہ یہ جو جرنل کی نوکری ہے یہ تو 3 سالوں کے لیے آتے ہیں، اب یہ 3 سالوں کے لیے رہنے والے لوگ مجھے سمجھائیں گے ان کی اوقات ہی کیا ہے، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ آج وہ، اور ناظرین کرام اس نے کہا تھا کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی دعویٰ فرعون، نمرود اور شداد کا تھا جو خدا بن بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور کیا ان کا انجام ہوا وہ بھی آج تاریخ کا حصہ ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ آج وہ باطل پرست شخص ہمیں ایمانداری کا درس دے رہا ہے، اور وہ پرویز رشید صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو خراب کریں فوج کے جرنلز، کرنلز، اور پھر آ کر ٹھیک کریں نواز شریف صاحب، وہ آج جرنیلوں پر بات نہ کرنے کا درس دے رہا ہے۔ یہ وہ تمام شخصیات ہیں جن کی اصلیت اور ناظرین کرام سب سے بڑھ کر جو المیہ ہے،
जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो हामिद बीर, जो शख्स कल तक ये कह रहा था कि हम आपके घरों में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, हम आपके घरों की बातों को उछाल सकते हैं, आपको नंगा कर सकते हैं, वो खबीस आजम आज टीवी पर बैठकर जो है फौज की इज्जत की बातें करता है और फौज की इज्जत के दावे करता है। नाज़रीन इकराम, ये वो तमाम तर वजूहात हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब कल अपने जलसे में ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ कोई मुहिब्बे वतन होना चाहिए। तो मेरा मुअज़्ज़िज़ अदलिया से ये सवाल है और गुजारिश है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने जो सवाल उठाया है, फौज के अपने अंदर के लोग जब ये सब कुछ बता रहे हैं कि हमारी फौज के अंदर डिवीजन्स हैं, वहां पर करप्ट लोग हैं, वहां पर ओबलाइज्ड लोग हैं, पाबंद हैं, वहां पर कंप्रोमाइज्ड हैं, कायदे आजम वाली जो एक मतलब कैटेगरी थी वो तमाम तर फौज के अंदर से खत्म हो चुकी है। पहले नंबर वाले की बजाय छठे नंबर वाले को आर्मी चीफ बना दिया जाता है। इमरान खान का तो यही गुनाह है कि वो मेरिट की बात कर रहा है और कह रहा है कि नंबर 1 वाला जो मेरिट पर आता है, जो बिल्कुल बेदाग है, जिस पर करप्शन के धब्बे नहीं है, जो मुतनाज़ा शख्सियत नहीं है, उसको आर्मी चीफ होना चाहिए। और ये लोग जो गद्दार वतन हैं, जिन पर करप्शन के केसेस हैं, इनके हाथों इतना बड़ा ओहदा जो है वो उस पर जो है किसी शख्स को लगाया जाएगा, किसी आर्मी चीफ को तैनात किया जाएगा, जबकि आर्मी के अंदर के लोग ये बयान करें। अब इमरान खान का गुनाह क्या है कि वो मेरिट की बात करता है और कहता है कि जो हकदार है उसको हक मिलना चाहिए, जबकि आर्मी के अंदर के लोग ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इमा पर नहीं बल्कि अमेरिकन इंस्ट्रक्शंस पर होती है। ये मैं नहीं कह रहा, आर्मी के अपने लोग जनरल गुल हमीद साहब कह रहे थे, ये मेरा बयान नहीं है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मिलते अगली वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।